काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। जब गरीब, शोषित, वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है तो वो परिश्रम भी करती है, परिणाम भी ला करके दिखाती है। पिच यूपी का है और बल्ला थामे पीएम मोदी उतरे हैं कि नया भारत जब ठान लेता है तो इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। थोड़ी हिचक, थोड़ी सुरक्षा, सतर्कता के साथ बैटिंग शुरू हुई, पर अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू हो गई है। मोदी का वही अंदाज, आक्रामकता से भरपूर, विपक्ष का मनोबल तोड़ देने की तैयारी, हमलों की पूरी बौछार। मोदी ने तरकश से तमाम तीर निकालने शुरू कर दिए हैं और सामने निशाने पर हैं अखिलेश और उनकी समाजवादी पार्टी। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। ये तो अभी महज झांकी है। मोदी का असली यूपी प्लान तो अभी पूरा बाकी है। वो प्लान जिसके कर्ता धर्ता खुद पीएम मोदी हैं। वो प्लान जिसमें बेहिसाब दांव चले जाएंगे, जिसमें विपक्ष पर अंधाधुंध आक्रमण होंगे, और वो प्लान जिसमें बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। जरा गौर से देखिए, अगले 10 दिन पीएम मोदी यूपी में कहां-कहां दस्तक देने वाले हैं। 18 दिसंबर यानी आज पीएम मोदी शाहजहांपुर में होंगे और गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। 21 दिसंबर को प्रयागराज में होंगे, 2 लाख महिला कर्मचारियों के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 23 दिसंबर को पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का एक बार फिर दौरा करेंगे। 28 दिसंबर को कानपुर दौरे की तैयारी है, जहां मेट्रो परियोजना का लोकार्पण होगा। यूपी और यूपी, पीएम मोदी की नजर इस वक्त यूपी पर ही है। यूपी के चुनावी अभियान का हर कोण वो खुद देख और समझ रहे हैं। यूपी चुनाव की तमाम बारीकियों पर पीएम मोदी की नजर है। मोदी तो दिल्ली टू यूपी का धुआंधार दौरे कर रहे हैं। मोदी 3 बार दिसंबर में यूपी जा चुके हैं। अगले 10 दिनों में 4 और दौरा तय है। मोदी नवंबर में 3 बार यूपी गए। मोदी अक्टूबर में भी 3 बार यूपी गए। विस्तार से बताने की जरूरत नहीं कि पीएम के बार बार यूपी जाने और हमलों की बौछार से उनके विरोधियों में कैसी बेचैनी है। कभी कभी अखिलेश यादव की असहजता तो साफ साफ नजर आ जाती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदला और नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ वो एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था, उसमें कंप्रोमाइज किया गया है, उस क्वालिटी के साथ नहीं बनाया गया है। यूपी का चुनाव समर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, धुआंधार भी तेज हो रहा है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। और शाहजहांपुर से सीधे हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले अभिषेक, आज का क्या कुछ प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहने वाला है वो बताएं। श्वेता, देखिए 12 बजे का ये कार्यक्रम है और हम इस वक्त शाहजहांपुर में उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर इस शिलान्यास का कार्यक्रम है। मेरे पीछे आपको मंच दिखाई देगा और 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे होने वाला है और इसकी पूरी तैयारियां इस वक्त आपको यहां से दिखाई दे रही हैं। इस बार इस कार्यक्रम को शहर के लगभग बीचों बीच ही रखा गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार लोगों की तादाद भी होगी। लेकिन ये एक्सप्रेसवे सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश का। अभी तक हम लोगों ने 3 एक्सप्रेसवे देखे हैं, चाहे वो नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे हो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हो, या फिर ये जो
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है हो, ये सभी 350 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन ये 594 किलोमीटर लंबा है और पश्चिम से प्रयागराज पूर्व तक ये जोड़ रहा है। मेरठ से शुरू होता है, हापुड़, बुलंदशहर, ये शाहजहांपुर, प्रयागराज पहुंचता है, इन तमाम जिलों को जोड़ता हुआ। तो कुल मिलाकर ये ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा सकता है, लेकिन ये शिलान्यास हो रहा है। अभी तक सरकारों का जब कार्यकाल खत्म होने लगता है तो सरकारें ज्यादातर उद्घाटन करती हैं और प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ समय से लगातार उद्घाटनों के सिलसिले में है। लगातार पूर्वांचल में एक के बाद एक उद्घाटन हो रहे हैं, लेकिन ये इसका आज शिलान्यास हो रहा है और इस पूरे इलाके को ये जोड़ने की कवायद है। लेकिन सियासत भी पूरी तेज है, क्योंकि इस पर भी क्लेम ये है कि ये विपक्ष का प्रोजेक्ट है। बिल्कुल, यही सवाल, मेरा दूसरा सवाल यही था अभिषेक आपसे कि शिलान्यास आज महज हो रहा है, लेकिन सियासत जो है वो शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि ये दरअसल मायावती की सोच थी जिसका आज शिलान्यास करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल, देखिए अभी तक जितने बड़े प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन या फिर शिलान्यास हुए हैं, समाजवादी पार्टी का दावा है कि उनके दौर का शिलान्यास या उद्घाटन रहा है। तमाम एक्सप्रेसवे का दावा उनका अपना रहा है, लेकिन ये ऐसा एक्सप्रेसवे है जिस पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये मायावती की सोच थी या मायावती का प्रोजेक्ट था। निश्चित तौर पर नाम के तौर पर गंगा एक्सप्रेसवे का नाम पहले आ चुका है, लेकिन जमीन पर यह अब उतरने जा रहा है। भले ही गंगा एक्सप्रेसवे की बात पहले की गई हो, लेकिन ये एक्सप्रेसवे अभी तक बना नहीं था, ना ही इसका अलाइनमेंट था। अब ये जरूर है कि अखिलेश यादव इस बात का क्रेडिट मायावती को दे रहे हैं। मायावती के दौर में भी कई एक्सप्रेसवे की चर्चा हुई थी, उसमें एक गंगा एक्सप्रेसवे का भी नाम चला था, लेकिन जमीन पर उतारने की कोशिश। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सियासी रण में प्रियंका गांधी के बाद राहुल गांधी भी सक्रिय हो गए हैं। जी हाँ, करीब 2.5 साल के बाद आज राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं। यहाँ वो प्रियंका गांधी के साथ पदयात्रा निकालेंगे। ये पदयात्रा कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी अभियान भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ का हिस्सा है। तो आपको हम बता दें कि अमेठी में लोकसभा चुनाव हार गए थे स्मृति ईरानी से, और अब लगभग 2.5 साल बाद एक बार फिर दौरा। मौसमी सिंह हमारे संवाददाता सीधे अमेठी से जुड़ रही हैं। मौसमी, सबसे पहले तो ये बताइए कि वहां का इस वक्त अमेठी का मौसम कैसा है, क्योंकि लगभग 2.5 साल बाद राहुल गांधी वहां पर पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए अमेठी का सियासी मौसम गर्मा रहा है, क्योंकि 2.5 साल बाद राहुल गांधी आ रहे हैं। याद हो आपको कि 2019 में जब वो चुनाव यहाँ से हारे थे और वायनाड से जीते थे, तो पहले वो वायनाड गए थे और उसके बाद वो अमेठी यहाँ पे आए थे। उसके बाद से अब तक 2.5 साल हो गए हैं, राहुल गांधी यहाँ नहीं आए हैं। ये पोस्टर हमारे पीछे बयां कर रहा है कि किस तरह से एक राहुल गांधी का अमेठी में कमबैक हो रहा है बहन प्रियंका के साथ। हालांकि प्रियंका अमेठी आई हैं, रायबरेली भी आई हैं, पर राहुल गांधी का आना नहीं हुआ। ये वो वक्त है जब कांग्रेस पार्टी को लगता है कि पारंपरिक जो उसका गढ़ रहा है गांधी परिवार का अमेठी और रायबरेली, कहीं ना कहीं 2024 के लिए उसको वापस लेने की जरूरत है अगर कांग्रेस को दिल्ली में कमबैक करना है। क्या 2022 के असेंबली चुनाव में कितना कांग्रेस परफॉर्मेंस कांग्रेस का अच्छा रहता है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अखिलेश लगातार रायबरेली में कैंप कर रहे हैं, उनकी भी नजर अमेठी और रायबरेली पर है। तो विधानसभा का जो रण है वहां पे तिकोना मैच होते हुए दिख रहा है। देखना होगा कि आखिर राहुल गांधी को जनता किस तरह से लेती है। एक पदयात्रा कर रहे हैं प्रियंका के साथ, जगदीशपुर से 6 किलोमीटर की राहुल गांधी, क्या ये इनको दिल्ली पहुंचाती है और 2024 में चुनाव जिताती है, ये सवाल बड़ा है। बिल्कुल, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने अजीब बयान दिया है। उनका कहना है कि इससे लड़कियों को आवारगी का ज्यादा मौका मिलेगा। हालांकि इस शर्मनाक बयान की हर तरफ से आलोचना की जा रही है। सही कदम नहीं है। क्यों ऐसा? यूं के लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे, और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए। जी।
और वो हमेशा चली आ रही थी, और वरना इसे ज़्यादा आवारगी का मौका मिलेगा इसमें। ये सपा की मानसिकता है बेटियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, और ये पहली बार नहीं है जब सपा ने इस तरह की मानसिकता दिखाई है जनता के सामने। मुलायम सिंह यादव ने 2014 में कहा था कि जब रेप हो जाता है तो लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। चाहे अखिलेश यादव क्यों ना हो, बदायूं जब रेप कांड हुआ था तो उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया भर में रेप होता रहता है। ये मानसिकता है इनकी। आज पूरा देश देख रहा है कि सपा के लोग हमारे आधी आबादी के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए क्या सोच रख। आपको बता दें कि देश में कोरोना का नया वेरिएंट अब डराने लगा है। महाराष्ट्र में कल ओमिक्रॉन के 8 नए मामले आए तो दिल्ली में 10 नए केस सामने आए हैं। ओमिक्रॉन जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसने सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज देश को चेतावनी दी है कि अगर ब्रिटेन की तरह यहां भी कोरोना का विस्फोट हुआ तो फिर रोज 14 लाख केस सामने आ सकते हैं। यानी जनवरी फरवरी में अगर ओमिक्रॉन बेकाबू हुआ तो फिर दूसरी लहर से भी बड़ा संकट देश के ऊपर छा सकता है। कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट दुनिया में हाहाकार मचा रहा है, तब भारत में कोरोना को लेकर लापरवाही सारी हदें तोड़ रही है। सुबह से शाम यादें लगाए दिल करता थोड़ी देर हटा ले। जब लोगों को मास्क उलझन लगने लगा है तब ओमिक्रॉन के तेज शतक से एक्सपर्ट भी घबरा गए हैं। भैया आपने तो मास्क सही से पहना नहीं है। और मैडम कितना पहनो तो घबराहट क्यों लगती है? डर लगता है कोरोना वायरस से। लोगों को भले ही कोरोना से डर लगता हो, लेकिन दिल्ली एनसीआर में सफर के लिए जाता मुसाफिर हो, सवारी का इंतजार करता ऑटो ड्राइवर हो, ऑफिस जाता कर्मचारी हो या फुटपाथ पर बैठे लोग, सबके चेहरे से मास्क आपको गायब दिखेगा। कोरोना की तीसरी लहर से लापरवाह लोग न मास्क पहनने को तैयार हैं और न ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र है। कोरोना से लड़ने के हर नियम की देश भर में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मास्क न पहनने के नए नए बहाने खोजे जा रहे हैं। भैया जी मास्क क्यों नहीं पहनते? जी मैडम, मैं अभी पेट्रोल डलवाना था, मास्क में दुकान छोड़ी अपनी। कोरोना वायरस खत्म हो गया क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अभी चल रहा है इसका मामला, ठीक है। हाँ। इसके विषय की मैं बाद में बात करेंगे, ठीक है। जिस कोरोना के बारे में ये भाई साहब और न जाने इन जैसे कितने लोग बाद में बात करना चाहते हैं, उस कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में सेंचुरी लगाकर खतरनाक हो चुका है। भारत में ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर 109 हो गए हैं। दिल्ली में 10 नए केस मिलने से राजधानी में ओमिक्रॉन का ग्राफ 22 अंक तक पहुंच गया। ओमिक्रॉन की तरह दिल्ली में कोरोना संक्रमण में भी तेजी देखी गई है। राजधानी में गुरुवार को कोरोना के 85 नए केस सामने आए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर भी बढ़कर 0.15% हो गई है, जो पिछले 5 महीनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले दिल्ली में 8 जुलाई को 93 नए केस आए थे, जबकि उस दिन संक्रमण दर 0.15% थी। तो आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में लापरवाही के साथ साथ कोरोना और उसका सबसे खतरनाक रूप ओमिक्रॉन भी पैर पसार रहा है। फिर भी लोग मास्क को लेकर गंभीर नहीं है। मास्क उतार रखे है। नहीं, आप बात कर सकते हैं मुझसे, कोई बात नहीं। जी बताइए। मैं पूछ रही थी आपको क्या लगता है कितना जरूरी है सर मास्क पहनना? बहुत जरूरी है मैम। अच्छा, लास्ट कोविड से भी अगर अभी लोगों ने नहीं सीखा तो फिर क्या फायदा? लेकिन सर आपने तो पहना ही नहीं है, तो थोड़ी। आई एम जस्ट गोइंग फॉर जूस, तो मैंने अभी उतारा जस्ट। अभी उतारा है, जेब में रखा है, गाड़ी में भूल गया, ऐसे न जाने कितने बहाने मास्क को लेकर बनाए जा रहे हैं। लेकिन लोगों का ये रवैया देश को कितने बड़े खतरे में डाल सकता है, इसे समझने के लिए आंकड़ा देखिए। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन का डेटा कहता है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के स्तर में गिरावट आई है और ये मार्च के स्तर तक पहुंच गया है। इस समय देश में सिर्फ 59% लोग ही मास्क पहन रहे हैं, जो मार्च के स्तर जितना ही है। दूसरी लहर के बाद मास्क का इस्तेमाल बढ़ गया था। मई में 81% तक पहुंच गया, लेकिन केस कम होने के साथ साथ हिंदुस्तानियों ने मास्क का इस्तेमाल भी कम कर दिया। हम लगभग उसी पोजीशन पे आज पहुंच गए हैं जैसे कि ये जो सर्ज आई थी हमारी, उसके शुरुआत में थे, मार्च में, फरवरी में थे। हम उससे भी इनफैक्ट नीचे हैं अकॉर्डिंग टू दिस एस्टिमेट। तो इन अ वे हम एक डेंजर जोन में फिर आ गए हैं, टेक्निकली स्पीकिंग। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी,
from the point of view of the protection capability, we are now operating at a low level, an unacceptable level, and a risky level. ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये जोखिम इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ओमिक्रॉन डेल्टा से भी ज्यादा संक्रामक है, तेजी से फैलता है, जिसे रोकने के लिए बूस्टर डोज का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन ओमिक्रॉन वैक्सीन के सुरक्षा चक्र को भी भेदने में कामयाब हो जा रहा है। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सर्दियों में ओमिक्रॉन से हालात खराब होने की चेतावनी दे रहे हैं। Due to the steps we've taken, Omicron has not yet spread as fast as it would have otherwise done, and that's happening in Europe. But it's here now, and it's spreading, and it's going to increase. For unvaccinated, we are looking at a winter of severe illness and death for unvaccinated. For themselves, their families, and the hospitals they'll soon overwhelm. ओमिक्रॉन कैसे अस्पतालों को भर रहा है उसे इस आंकड़े से समझिए। 1 दिसंबर को ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के 32 केस थे, जो महज 15 दिन में बढ़कर 11,708 हो गए, यानी सिर्फ 15 दिन में 350 गुना ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई। गुरुवार को ब्रिटेन में कोरोना के 88,376 नए मामले मिले, यानी ब्रिटेन इस बात की मिसाल है कि कोरोना सर्दियों में किस कदर तबाही मचाने को बेकरार है। लेकिन अफसोस, भारत में अब भी लोग इसे खतरा मानने को तैयार नहीं है। Omicron is a very low intensity disease. So far I know, it does not give much of problem or a serious problem to the patients. It's a very mild and not that much serious. अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो जरा ठहरिए, क्योंकि ओमिक्रॉन से डरना क्यों जरूरी है, इस बारे में एक जरूरी बयान बहुत ध्यान से सुनिए, जो आपको इस खतरे की गंभीरता को अच्छे से समझा देगा। अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। कहने का मतलब ये है, इसी प्रकार अगर हम फ्रांस में देखें, वहां 80% वैक्सीनेशन का पार्शियल कवरेज है कम से कम, तो 13 लाख उसी को ट्रांसलेट करें तो केसेस के बराबर हो जाता है, जो कि उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से 65,000 पर डे। तो भारत में अगर लोगों ने सतर्कता नहीं बरती तो हर रोज 14 लाख केस देखने को मिल सकते हैं। ये आंकड़ा कोरोना की दूसरी लहर में रोज आने वाले 4 लाख मामलों से करीब 3.5 गुना ज्यादा है। सोचिए, जिस देश की स्वास्थ्य सेवाएं 4 लाख प्रतिदिन कोरोना के नए मामलों से पस्त हो गई थी, वो 14 लाख कोरोना के मरीजों का इलाज किस तरह करेगा। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में ही लोग इस खतरे से बेखबर हैं। मास्क नहीं पहनते, मास्क कोरोना से डर नहीं है? डर तो है। तो फिर मास्क क्यों नहीं पहनते? आपको बोलने की क्यों जरूरत है ये बात? अभी कुछ खाया था, उसके लिए थूकने के लिए मतलब निकाल दिए थे मास्क, नहीं मास्क में लगा के हरदम रखते। गाड़ियों को फोटो शूट करते हैं, हाँ। जिनके मास्क नहीं होते उनका 188 का चालान भेजा जाता आगे। आपको लगता है कि ये ओमिक्रॉन का जो डर है, इससे लोग मास्क पहन रहे हैं या वैसे ऐसे ढीला है? नहीं जी, अभी लोगों को डर खत्म हो चुका है। डर खत्म हो गया? हाँ जी, लोग मास्क नहीं पहनना चाहते। हाँ जी, लोग इसीलिए कहते हैं कि अब तो है ही बीमारी है ही नहीं, इसलिए मास्क लोग बहुत ही कम लोग लगा रहे हैं अभी। दूसरी लहर में कोरोना ने तब हमला किया था जब हम उसे लेकर सबसे कम सचेत थे। त्योहारों और रैलियों की आपाधापी में मास्क चेहरे से गायब हो गया था और शारीरिक दूरी का नियम हवा हो गया था। अब जब ओमिक्रॉन से तीसरी लहर का खतरा गहराने लगा है, तब उम्मीद की जानी चाहिए कि देश ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। दिल्ली से स्नेहा मुर्दानी के साथ आज तक ब्यूरो। तो मास्क ही सबसे बड़ी वैक्सीन है। जी हां, अगर आप मास्क को लेकर लापरवाह हो जाएंगे तो ये वक्त दोबारा कमर कस लेने का है। याद रखिए कि कोरोना कितना भी खतरनाक हो जाए, मास्क की सुरक्षा को वो नहीं भेज सकता। मास्क ही सबसे बड़ी वैक्सीन है, इसलिए जल्द से जल्द वैक्सीन के दोनों डोज लगाइए और मास्क जरूर पहनिए। राजस्थान के भरतपुर में सारी कोशिश वैक्सीन की एक डोज लगाने के लिए हो रही है, जिसमें परिवार के सदस्य और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने इस महिला को वैक्सीन लगाने का असंभव सा काम अपने कंधों पर लिया है। स्वास्थ्य कर्मी लगातार समझा रही है, लेकिन ये महिला सुई लगाने के लिए इनकार कर रही है। आखिरकार स्वास्थ्य कर्मी इस महिला को कोरोना का टीका लगाने में कामयाब रहती है।
बिल्कुल नहीं होगा। लग गया। भारत जैसे देश में भले ही 136 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टीके लग चुके हैं, आधी से ज्यादा जनसंख्या पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुकी हो, अमेरिका से करीब 3 गुना ज्यादा और ब्रिटेन से 11 गुना ज्यादा वैक्सीन लगाने में कामयाबी हासिल की जा सकी हो, फिर भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत के 11 महीने बाद भी इस सुरक्षा से अछूता है। जब टीकाकरण के कीर्तिमान हमें कोरोना के खिलाफ भरोसा देते हैं, तो ओमिक्रॉन जैसी चुनौतियां हमें याद दिलाती हैं कि टीके की भी एक सीमा है, क्योंकि जिस ब्रिटेन में ओमिक्रॉन पिछले 15 दिनों में 350% की रफ्तार से बढ़ा है, वहाँ 89.3% लोगों को टीके की एक डोज, 81.5% लोगों को कोरोना की दूसरी वैक्सीन और 44.3% ब्रिटेन वासियों को बूस्टर डोज लग चुकी है। इसके बावजूद वहाँ एक दिन में 88,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में बूस्टर डोज कब लगेगी? इस पर अभी फैसला होना बाकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह भरतपुर जैसे वो करोड़ों लोग हैं जो कोरोना के पहले टीके से भी दूर हैं। जानकार इन लोगों को कोरोना से जंग में सबसे कमजोर कड़ी मानते हैं और इन्हें छोड़कर बूस्टर पर जोर लगाने से भी कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि ओमिक्रॉन सबसे पहले इन्हें ही अपना शिकार बनाएगा और देश में संक्रमण कई गुना तेजी से फैलेगा। इसीलिए नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल चाहते हैं कि जल्द से जल्द सभी लोग अपने टीके लगवाएं। 135 करोड़ 136 करोड़ डोजेज लग गई हैं, 87% को एक डोज लग गई है एंड सो ऑन। लेकिन जो छूट गए हैं उनको छूटना नहीं है, क्योंकि वैक्सीन होते हुए भी पहली डोज ना लगे, दूसरी उसके बाद ना लगे, तो यह बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। क्योंकि इस कड़ी में जब वायरस आता है, आया है भी, उसमें जो भी छूटेगा वो एक कमजोर कड़ी रह जाएगा। तो हमें बिल्कुल इंश्योर करना है कि आप प्लीज पहली डोज लीजिए अगर आपने नहीं ली है। थोड़े से हम में से छूटे हैं, रह गए हैं, उनकी तरफ पहुंचने में मदद करिए, उनको एक्सप्लेन करिए वैक्सीन की सेफ्टी, वैक्सीन की एफिकेसी, वैक्सीन से जो जानें बच रही हैं, कोई भी डाउट नहीं है। भारत में वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश में ओमिक्रॉन का खतरा चौतरफा फैल रहा है। महाराष्ट्र में आज 8 नए केस सामने आए और वहाँ ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 40 हो गई। दिल्ली में 22, राजस्थान में 17, कर्नाटक तेलंगाना में 8-8, गुजरात केरल में 5-5, तमिलनाडु, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के एक मामले सामने आ चुके हैं। 11 राज्यों में फैल चुका ओमिक्रॉन कब कहर बरपा देगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए हर राज्य अपने लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने में जुट गया है। दिल्ली से मिलिंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब देखिए पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदान में सर्दी। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। जी हां, उत्तराखंड के चमोली, हिमाचल प्रदेश के मनाली में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद तस्वीरें आपके सामने हैं। जोशीमठ, कांगड़ा, उत्तरकाशी, सोलन, चमोली और ये शिमला की तस्वीरें। जोरदार बर्फबारी, कई जगहों पर देखिए झरने जो हैं वो भी जम गए हैं। लगातार तापमान गिरता जा रहा है और इसकी वजह से कई जगहों पर देखिए स्नोफॉल भी हो रही है। हालांकि जो पर्यटक हैं, कई पर्यटक खास तौर पर इसका लुत्फ उठाने जाते हैं। ये मनाली की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कों पर गाड़ियां जहां की तहां रुक गई है। हालांकि कई लोग, कई पर्यटक इसमें मस्ती भी करते हैं, लेकिन दिक्कतें भी काफी आती हैं। कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए हैं, खराब हो चुका है। इस सूरत में आपकी गाड़ियाँ यही फंस सकती है। हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित मनाली पहुँचे, इसलिए जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ियाँ मनाली की तरफ ले चले। खराब हो चुका है। इस सूरत में आपकी गाड़ियाँ यही फंस सकती है। हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित मनाली पहुँचे, इसलिए जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ियाँ मनाली की तरफ ले चले। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवा ने दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ा दी है।
इस वक्त हम अक्षरधाम पे मौजूद हैं और यहाँ पर शनिवार की सुबह 8 बजे के आसपास की अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 9 डिग्री है, लेकिन रात के वक्त 7 डिग्री के आसपास मिनिमम टेम्परेचर पहुँच गया था, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर वो तक 20 से नीचे आ गया है। लेकिन जो ठंडी हवाएं चल रही हैं वो ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही हैं और उसकी वजह से ठंड बेहद ज़्यादा महसूस हो रही है। लेकिन इन हवाओं का एक फ़ायदा ये हुआ है कि जो AQI दिल्ली का 350 से 400 के आसपास रहता था वो कम होकर के 300 के आसपास आ गया है। हालांकि ये भी अभी बेहद ख़राब स्थिति में ही है, लेकिन 300 के आसपास पहुंच गया है। अगर हम आगे के मौसम के अनुमान की बात करें तो जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 5 से 7 डिग्री के आसपास रहेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर 20 से कम रहेगा, यानी ठंड बढ़ने वाली है। और एक अनुमान और बताया जा रहा है कि हल्की बारिश भी 3 से 4 दिन में हो सकती है, जिसकी सीधा असर जिसका पड़ेगा मौसम पे। कैमरामैन जिया के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।